अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पाकिस्तान सुपर लीग में अब शिफ्टिंग हो गई है मैचेस की। कल लाहौर में मैच हुआ और अब पिंडी में मैचेस होंगे। कराची मुल्तान का सफ़र अब मैचेस के लिहाज से ख़त्म हुआ। मैं क्राउड और स्टेडियम की बात करूँ, टीमें उनकी ज़रूर इन है। और कल जनाब बड़ा हाई स्कोरिंग मैच हुआ। लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को कल शिकस्त दी और आज लाहौर बैक टू बैक मैच खेल रहा है अपने होम ग्राउंड कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर पर। और आज वो मद्दे मुकाबिल होंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ। तो क्या लाहौर का ये जो ज़बरदस्त सफ़र है इसको रोक पाएंगे इस्लामाबाद वाले, जो कि कल पेशावर को 241 रन का स्कोर कर दिए और कोई जवाब नहीं था। 241 फॉर 3 लाहौर ने किया था, अभी 201 पेशावर ने बनाए। लेकिन पेशावर के लिए मसला आगे चल के हो सकता है, बिकॉज कराची ने भी अब कुछ रिदम पकड़ा है। और अब पेशावर और जो मैच होना है कराची का 1 मार्च को पिंडी में, लगता है कि ये मैच इस लीग के कॉन्टेक्स्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर यहाँ पेशावर या कराची ने एक दूसरे को एज आउट किया तो फिर दूसरी टीम को पीछे ही भागना पड़ेगा। प्रोग्राम में आज डिटेल बात करेंगे इस दोनों मैचेस से और साथ साथ खुसूसी तौर पर पेशावर की बॉलिंग पे बात करेंगे, क्या वो बेहतर कर सकते हैं। तनवीर मेहर साहब मौजूद होंगे, उनके साथ तफसीली बात करेंगे। लेकिन इस वक्त प्रोग्राम में शॉर्ट ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आकर मज़ीद बात करते हैं। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। और अब बात करते हैं जनाब पहले कल के मैच की। और 241 रन जब बना दें आप, और फिर आपके पास शाहीन शाफिदी, हारिस रऊफ, राशिद खान, जमान खान और इस तरह के बॉलर हों तो फिर क्या ही कुछ की चीज़ें। लेकिन फिर भी पेशावर ने 201 रन किए, लेकिन एक बड़ी डिफीट 12 उनके लिए रही 40 रन से। तनवीर, जैसे मैंने कहा 241 रन किसी भी टीम के खिलाफ हो जाए तो इतना आसान नहीं है चेज़ करना। पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में भी 210 गालबन एक हाई स्कोर है, बस 241 बस टू मच। और फिर जब आपके पास शाहीन ऐसा बॉलर जो क्या कर सकता है उसने कल फिर करके दिखा दिया, 5 विकेटें ली। सो लाहौर वॉज टू गुड। कोई भी नहीं सोच रहा था कि लाहौर की टीम इतना बड़ा टोटल करेगी। हाँ, ये उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा हैरान हुए सब लोग कि जब टॉस जीत के शाहीन ने बैटिंग करने का फ़ैसला किया, क्योंकि ऐसा नज़र नहीं आ रहा था हमें किसी भी ग्राउंड में जो भी क्रिकेट हो रही थी, टॉस जीत के टीम जो है वो बॉलिंग कर रही थी। जी। लेकिन शायद उन्होंने कहीं समझा हो कि इस पिच में ऐसा है, क्योंकि वैसे भी लाहौर के जो भी क्रिकेटर्स हैं वो अपने लाहौर में काफ़ी ग्राउंड्स में प्रैक्टिस बड़ी करते हैं। शायद उनको आइडिया है कि यहाँ की पिच जो है वो बैटिंग के लिए बड़ी अच्छी हो सकती है। ठीक। लेकिन जब नया बॉल करना शुरू किया अरशद इकबाल ने और वहाब ने, वहाँ कहीं ऐसा न पता चला कि शाहीन ने कहीं गलत फैसला तो नहीं कर दिया। बिल्कुल। क्योंकि पहले ओवर दूसरे ओवर में आउट हो गए उनकी, लाहौर के आउट हो गए। उसके बाद बैड लग रही अरशद इकबाल की, लेकिन आउटस्टैंडिंग उन्होंने नए बॉल से बॉल की। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से फ़खर जमान ने और अब्दुल्ला शफीक ने मारना शुरू किया है, मेरे ख्याल में ये क्रिकेट में बहुत कम होता है ऐसे कि आप जब भी मारना चाहें छक्के हो रहे हैं। 18-19 छक्के लगे, 18 छक्के लगे इनकी, मतलब 10 फ़खर जमान ने, 5 जो है वो अब्दुल्ला शफीक ने, 3 जो है सैम बिलिंग्स ने, बिल्कुल 1 छक्का डेविड वेजी ने। तो जो भी आ रहा था वो ज़ल्मी के बॉलर्स की मार लग रही थी। वाहिद अरशद इकबाल थे जिन्होंने आई थिंक 4 ओवर में 28 रन दिए, बाकी हर किसी ने 40 से ऊपर की, सब 11 प्लस हैं। वो थी बैड लग रही फ़खर जमान की कि वो जो है वो 100 नहीं कर सके। लेकिन बार बार ऐसा नहीं होता, कभी कभार आप ऐसे ही नहीं खेलते। लेकिन जिस तरह हमने कल बात की थी कि बिलिंग्स के आने से इनका जो मिडल ऑर्डर है वो बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि अगर आप अभी कल जिस तरीके से सैम बिलिंग्स ने इनिंग खेली है, अगर इसको हम हटा दें और पिछले मैचेस वाली हम लाहौर कलंदर का मिडल ऑर्डर देखें, हमें वीक नजर आएगा बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, कामरान गुलाम वगैरह स्ट्रगल कर रहे थे आने, इसीलिए इनको शे हॉप को, कामरान गुलाम को इन्होंने रेस्ट करवाया, अब्दुल्ला शफीक को और सैम बिलिंग्स को लेके आए। तो उससे बड़ा एक फ़र्क नज़र आया, क्योंकि सैम बिलिंग्स वैसे ही हर जगह तो वो T20 क्रिकेट खेलते हैं, तो उनको बड़ा एक किस्म का जो है वो आइडिया हो गया। तो उससे जो है लाहौर कलंदर की टीम बहुत हुई। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैच बड़ा ज़बरदस्त हुआ। जिस तरह स्टार्ट किया उसने शाहीन ने, बिल्कुल 2 आउट तो कर दिए हारिस को और बाबर आजम को। वहाँ कहीं ऐसा लग रहा था बस अब ख़त्म, मैच ख़त्म हो गया। लेकिन साइम अयूब ने एक दफ़ा फिर बताया कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। जिसमें शाहीन को उन्होंने शॉट्स खेले, हारिस रऊफ को जो छक्का उन्होंने लगाया 147 की स्पीड से गया वो, ठीक है। लेकिन कैडमोर और साइम अयूब जब खेल रहे थे, वहाँ मुझे एक चीज़ नज़र आ रही थी, अब जो है ज़ल्मी जो ये मैच ले ना जाए। क्योंकि जिस टाइम कैडमोर आउट हुए थे ना, अगर वो 2 से 3 ओवर और खेल जाते ना तो ये दोनों मैच लेके निकल जाते। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि लाहौर कलंदर के पास जो बॉलिंग है वो बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छे हैं, एक साथ खेल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद जमान खान भी क्या कहते हैं उसको
बहुत ज़बरदस्त वो बॉलिंग कर रहे हैं। राशिद खान तो हम सबको पता था बिल्कुल कि राशिद खान की मार लगनी है, क्योंकि स्पिनर्स का तो यहाँ कल के मैच में सिकंदर रज़ा कोई रोल नज़र नहीं आ रहा था। उसका जो कैडमोर ने जो फ़ायदा उठाया, कैडमोर की मैं बात एक करना चाहता हूँ, या हम ऑस्ट्रेलियन बैट्समैनों की बात करते हैं, इंग्लैंड के हो गए, न्यूजीलैंडर्स हो गए या साउथ अफ्रीकन हो गए, आपने इनको छक्के मारते हुए देखा होगा, क्या आला किस्म के छक्के मारते हैं, बड़े छक्के मारते हैं, क्योंकि वो डबल माइंड नहीं होते। आप देखें ज्यादातर ये छक्के सीधे मारते हैं, पूरी बॉडी वेट होता है इनका पीछे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होते हैं, ये कहते हैं कि पूरी शॉट मारने जानी है, आउट हो गए, नहीं तो नहीं, ठीक है। अगर सिंगल भी लेंगे पूरा एक माइंड में होगा हमने सिंगल लेना है, जहां शॉट खेलेंगे। अब अगर आप फखर जमान की बैटिंग देखें, उन्होंने जो छक्के मारे, उनका बल्ला कहाँ था, बॉडी किधर दूर, ये फर्क है। नो डाउट बहुत आला बैटिंग की, लेकिन जब कैटबोर छक्के मार रहा था उनकी बॉडी ऐसे लगता है बल्ले के पीछे ही है। अलाइनमेंट बिल्कुल सीधी है उनकी, बहुत इजी लग रहे थे आंखों पर। जब आपकी अलाइनमेंट सीधी होगी तो आप तो यूं टाइम करेंगे गेंद। हालांकि राशिद खान को पिक करना इस जिस का बॉलिंग एक्शन है आसान नहीं है, ठीक है। और जब आप सीधे छक्के मारेंगे, आपके छक्के लगने के ज्यादा चांसेस है, आउट होने के कम है। तो इन लोगों को बैटिंग का जो है वो बहुत मजा आता है देखने का। चलें जी, टेबल अब आपको बता देते हैं जो इस पर लेटेस्ट सिचुएशन है, और अब वाकई बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। कोयटा ज़रूर नीचे है, लेकिन अगर बाकी टीमों की बात करें, मुल्तान सुल्तान वे अहेड 8 पॉइंट्स है जनाब, वाइट टीम जिनके 8 पॉइंट्स हैं, लेकिन 6 मैच खेल लिए उन्होंने। इस्लामाबाद यूनाइटेड जनाब 4 मैचों में 6 पॉइंट्स हैं, आज उनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, अगर वो लाहौर से जीते हैं तो वो 8 पॉइंट के साथ नंबर 1 भी हो सकते हैं, बल्कि नंबर 1 हो जाएंगे, जो कि उनका रन रेट मुल्तान सुल्तान से भी अच्छा है। इसी तरह लाहौर कलंदर्स के 6 पॉइंट्स हैं, कराची किंग्स के 4 पॉइंट्स हैं, पेशावर ज़ल्मी नाउ ड्रॉप टू नंबर 5, और फिर से कोयटा ग्रेडिएटर्स के 5 मैचों में सिर्फ 2 पॉइंट्स है। तो कोयटा को तो भी बहुत मेहनत करनी है, लेकिन इस टेबल सिचुएशन पर हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन एक प्रोग्राम में ब्रेक शामिल कर लेते हैं। ब्रेक से जब आप तो ज़रूर मैं 2 बातें तनवीर से पूछना चाहूँगा। शाहीन शाह अफरीदी, और क्या उन्होंने एक ज़िंदगी में कहते हैं ना बड़ी नाकाबिल एतबार है, लेकिन कुछ चीज़ें बड़ी जो है ना वो काबिल एतबार हैं। शाहीन और उनका पहला ओवर कि उन्होंने बोल्ड मारना ही मारना, ये कैसे कर लेते हैं वो, शायद क्योंकि नसीह जो तनवीर हैं खुद भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेले में, क्या इतना आसान है जितना शाहीन कर लेते हैं। दूसरा जो पेशावर की बॉलिंग है उसमें क्या वो बेहतर कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। तो जनाब शाहीन शाह अफरीदी और उनके पहले ओवर, स्पेशली चंद गेंदें शुरू की हैं, ऑलमोस्ट प्रेडिक्टेबल है, चाहे वो के राहुल हो, रोहित शर्मा हो, बाबर आजम हो, वो सबको आउट कर लेते हैं। क्या ये इतना आसान है? तनवीर हमारे साथ मौजूद हैं और इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे टेक्निकल चीज़ें भी आपसे ज़रूर लेकर आएँ। तनवीर स्पेशली सेगमेंट के लिए आपके सामने देखें बैट पकड़ के खड़े हुए हैं। तनवीर, क्या इतना आसान है कि दुनिया के तमाम बड़े बैट्समैनों को, चाहे वो के राहुल हो, जब रोहित शर्मा को यॉर्कर पड़ा, कल बाबर आजम को पता था या हारिस को पता था कि गेंद यहाँ पर आनी है, पर फिर भी वो खेल नहीं पाते। सो ये इसकी क्या वजह है? शाहीन ऐसी क्या स्पेशल चीज़ करते हैं कि इतने टॉप बैट्समैन भी ये जानते हुए कि यॉर्कर लेंथ होगी वो बच नहीं सकते? देखें, इसमें कुछ मैं आपको टेक्निकल चीज़ें बताऊंगा शाहीन की। बैट तो मैंने पकड़ा हुआ है, लेकिन मैं एज अ बॉलर बताऊंगा कि उनकी क्या रीज़न है, वो क्यों इतना ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं किसी भी राइट हैंडेड के लिए। वो उनको कोई नहीं खेल पा रहा, चाहे वो अपना पाकिस्तान का प्लेयर हो, चाहे वो इंटरनेशनल प्लेयर हो। अगर कोई राइट हैंडेड उनके सामने आता है तो उनका आपने देखा होगा बॉल जो है वो अंदर की तरफ अंदर आता है उनका बॉल। जब अंदर आता है बॉल, तो जब न्यू बॉल होता है तो किसी बैट्समैन को पता नहीं होता कि ये बॉल छोटा स्विंग होगा, मतलब कम अंदर आएगा, या ऑफ स्टंप से बाहर फेंकेगा वहाँ से अंदर आएगा, किसी बैट्समैन को बिल्कुल आइडिया नहीं होता। और उसके बाद जब कोई भी बैट्समैन जब खेलने जाता है नए बॉल को, तो उनका जो फ्रंट पाँव का जो टो होता है वो क्रॉस जाता है, वो समझे ऐसे क्रॉस बन जाती है उनकी टांग ना। लेकिन जब वो स्विंग खेलना शुरू करता है, उसको समझ आती है, तो उनका जो फ्रंट पाँव थोड़ा सीधा होने लग जाता है। शुरू में बैट्समैन के साथ ऐसा नहीं होता, जब क्रॉस जाता है तो वहाँ से जब बॉल अंदर आता है तो उसकी वजह से बैट्समैन जब है वो सीधा नहीं खेल पाता, नया बॉल वो क्रॉस खेलने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो हमेशा जो है वो नए बॉल को बीट कर देता है। इसी वजह से शाहीन जो है वो एक बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनको, और वो नए बॉल को बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो यूटिलाइज करते हैं। आपने बाबर आजम को कल देखा होगा कि बाबर आजम जब बोल्ड हुए, उससे पहले बाबर आजम को बॉल उन्होंने जब किया था अंदर, लेकिन वो इतना अंदर नहीं आया, वो सीधा था थोड़ा सा, और बाबर आजम ने उसको ड्राइव मारी और वो सीधा चौका हो गया। लेकिन आपने अगला बॉल देखा,
वो उसी जगह पे गिरा, उसी लाइन उसी लेंथ पे आया, वहां से बाबर उसको शॉट मारने के और वहां से बॉल अंदर आया। लेकिन आपने देखा वो कैसे बाबर आजम को बीट हुए और बाबर आजम जो है वो बोल्ड हो गए। शाहीन के पास ये बहुत बड़ा हथियार है, जिस तरीके से वो नए बॉल को यूज करते हैं, मेरे ख्याल में एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है वो नए यूज करते हैं। अच्छा तनवीर, अगर आपसे मैं पूछूं, ये तो आपने बता दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है, अगर जाहिर बात है शाहीन शाह अफरीदी को खैर अगर इतना आसान होता तो बहुत सारे एनालिस्ट उनको अब तक पकड़ चुके होते, बट फिर भी आपके पास जैसे बाबर या हारिस के हम शॉट्स देखें कल के मैच के लिए, क्या वो बेहतर कर सकते थे कि अगर वो शाहीन की इस बॉल को इससे बच सकते थे? क्या कोई ऑप्शन भी है? देखें, कोई भी दुनिया का राइट हैंडेड बैट्समैन है, अगर शाहीन को फेस कर रहे हैं, मैंने जैसा पहले बताया कि वो आगे बॉल पिच करते हैं और यॉर्कर करते हैं, तो अगर 140 140 प्लस से अगर किसी का बॉल अंदर आ रहा है और यॉर्कर कर रहे हैं तो उसमें खेलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। आपने बहुत दफ़ा देखा होगा कि शाहीन हमेशा पहले या दूसरे ओवर में विकेट ले जाते हैं, उनको खेलना बहुत मुश्किल होता है। तो ये बहुत मुश्किल, इतना आसान नहीं है इस पेस को जज करना, इस तरह अंदर आना। तो मेरे ख्याल में सक्सेसफुल इसीलिए है, और पूरी दुनिया में आई थिंक वाहिद शाहीन अफरीदी हैं जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर के साथ साथ वो जिस तरीके से अंदर बॉल आते हैं और वो विकेट्स लेते हैं। जाने तनवीर ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि क्यों दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन ये जानते हुए भी कि तनवीर जैसे बता रहे थे कि गेंद अंदर आना है पर वो उनको खेल नहीं पाते। और ठीक 24 घंटे बाद जनाब अपनी जीत के मैच शुरुआत की अगर हम बात कर लें तो आज मैच खेलेगा लाहौर इन फॉर्म इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ। तो तनवीर बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की कोयटा के खिलाफ मैच में, आजम खान ने, इस्लामाबाद की बैटिंग ने, और ये चीज़ दिखाई कि हम अगर गिरे भी हों तो उठ सकते हैं। 42 पे 3 आउट से 220 कर गए। और दूसरी जानी लाहौर तो अपने क्राउड के सामने खूब ढोल धमक्के बज रहे हैं, माहौल बना हुआ है। वो कराची में वैसे ढोल यहाँ भी बज सकते हैं, ज़रा सोचिए कराची वाले भी, ढोल तो यहाँ वाले भी बज सकते हैं, लेकिन माहौल सारा लाहौरियों ने बनाया हुआ था। दिस इज़ गोइंग टू बी वन रियल मैच जिसका हम वेट कर रहे हैं। लेकिन पहले मैच प्रेडिक्शन भी सामने आ गई है, आपका क्या ख्याल है, कौन सी टीम तगड़ी आपको नज़र आ रही है मौजूदा फॉर्म को देखते हुए? ये मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है लाहौर की टीम को जीतना चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर लाहौर की टीम जो है डिफेंड करती है या पहले बैटिंग करती है तो उनके पास ऐसी बॉलिंग है कि वो इस्लामाबाद को टफ टाइम दे सकती है। जिस तरह हम इस्लामाबाद की बैटिंग देखते हैं, आसिफ अली को देखते हैं, रिमेंबर दी नेम जो है, आज़म को देखते हैं, ठीक है, इन दोनों ने जिस तरीके से बैटिंग की लास्ट मैच में, और इन दोनों को देखें और इस लाहौर कलंदर की हम अगर बॉलिंग देखते हैं तो लगता है कि टफ मतलब यानी होगा दोनों के लिए। ये नहीं कि इस्लामाबाद के चैलेंजिंग बैटल नहीं कर पाएंगे, अच्छा होगा आएगा। और मैं ये चाहता हूँ कि स्पेशली आज़म जैसे लास्ट मैच में बैटिंग की थी उसकी आधी बैटिंग भी कर दें लाहौर के खिलाफ, शाहीन के खिलाफ, हारिस रऊफ के खिलाफ, जमान खान के खिलाफ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि और कितनी ज़बरदस्त एबिलिटी है आज़म में, क्योंकि शाहीन, हारिस रऊफ, राशिद खान ये बहुत टॉप के प्लेयर हैं, वो अपनी टीम से बहुत टॉप परफॉर्मर हैं, नाम बहुत बड़े। अगर इनके खिलाफ आज़म जो है परफॉर्म करता है तो उनका लेवल जो है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, फिर उसको रोकना इस टूर्नामेंट में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि लास्ट मैच में जिसने उसने रन्स किए दो मेन बॉलर्स के खिलाफ, पाकिस्तान के 2 मेन बॉलर्स थे, इस मैच में भी उसके पास टॉप के 2 बॉलर, 2-3 इंक्लूडेड राशिद, ये सब मिला के, तो मेरे ख्याल में मुकाबला बड़ा अच्छा होगा। लेकिन जो मोमेंटम जो है वो लाहौर का बनता जा रहा है, और उस मोमेंटम का जो फ़ायदा है वो ये उनको हो रहा है क्योंकि अब वो अपने होम ग्राउंड में खेल रहे हैं। और एक चीज़ और देखनी आज बहुत ज़रूरी है कि क्या इस्लामाबाद की टीम या लाहौर की टीम इनमें से कोई भी टॉस जीत के क्या बैटिंग करेगी? मेरा सवाल था, आज भी बैटिंग करेगी? इसको एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि कल तो जी नई विकेट थी, इवन शाहीन ने कहा 160-70 हम करना चाहेंगे, ये तो मतलब पेशावर के साथ ज्यादती हो गई कि 160-70 बॉल के 70 ऊपर कर दिए, बट दैट वाज फैंटास्टिक बैटिंग एफर्ट। आज अब उन्होंने देख ली विकेट, इस्लामाबाद ने भी देख ली। डू यू थिंक कि वो जो पुराना पैटर्न था, टॉस जीतो चेस पे चले जाओ, मुझे लगता है चेंज होने वाला है, ऐसा ही आप ही समझते हैं? देखें, लाहौर अगर टॉस जीती तो हो सकता है शायद वो फिर दोबारा बैटिंग की तरफ जाए, लेकिन क्योंकि उन्होंने कल का मैच बहुत बड़ा मैच जीता और रन्स भी किए, लेकिन अगर इस्लामाबाद जाती है, ये अब आप इसमें डबल माइंड। इस्लामाबाद की स्ट्रेंथ आपको क्या लगती है इस लाहौर की विकेट पे? डू यू थिंक कि उनको क्या सूट करता है, पहले बैटिंग करना या रन चेस करना, स्पेशली लाहौर की बॉलिंग को देखते हुए, आपका क्या ख्याल है? देखिए, मेरे हिसाब से उनका जो पॉइंट है ना, जो
इनका लाहौर कलंदर का, जी जी, ठीक है ना, वो बहुत स्ट्रांग है बॉलिंग में नो डाउट। ठीक है ना। अब बॉलिंग जो है अगर आप पहले फेस करते हैं तो इस्लामाबाद की टीम अगर 200 रन 190 195 रन इतने रन भी करती है इनकी बॉलिंग के खिलाफ जी, तो लाहौर कलंदर की ऐसी बैटिंग है, हमने बहुत दफा देखा ये क्लैप्स होते हुए हमें रन चेस में क्लैप्स हो जाते हैं, रन चेस में क्लैप्स होते हैं, इसीलिए पहले कल बैटिंग ऑप्शन पे इसीलिए हो सकता है कि तो इस्लामाबाद इस्लामाबाद उनको जानना चाहिए किसी सिचुएशन में, देखिए या खुद अपनी स्ट्रेंथ पे जाएंगे। देखिए जिस तरह हमने कल की बात की थी ना कि लाहौर ने बैटिंग की, देखिए आपको ये चीज़ें ख़त्म करनी पड़ती है। आपने जिसके खिलाफ खेलते आपने उसकी वीक चीज़ें देखनी होती है। ठीक है। क्या ये वो लाहौर कलंदर की टीम है कि जब डिफेंड रन्स करने जाती है तो क्लैप्स होती है? अगर ये होती है तो फिर आपको 100% इस्लामाबाद को टॉस जीत के पहले जो है बॉलिंग वो बैटिंग करनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल उनको बॉलिंग रन चेस पे लेके जाए उनको रन चेस पे ठीक लेके है। अगर इस तरह का है परसेंटेज है तो आपको जरूरी है काम चले बड़ा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि नई विकेट है और नया ओपोनेंट है और फिर इस्लामाबाद पहली मर्तबा खेल रहा है। आसान नहीं होता जब आप 200 रन चेस करने जाए, आसान नहीं है कि चले आपकी प्रेडिक्शन सर मैं ऑन रिकॉर्ड ला रहा हूँ, आपने कहा जी लाहौर कलंदर्स, मेरे हिसाब से लाहौर कलंदर्स। चले आज मैंने तनवीर आप नाराज तो नहीं ना, पहली टीम आपको मिल गई है? नहीं तो आप दो दिन दे दी ना मैंने आपको आज। आप मुझसे चले मैं आज फिर कह रहा हूँ आगे जाके फिर प्रेडिक्शन करते हुए भी आज इस्लामाबाद यूनाइटेड गो के अभी आले केस ने उनको ज्वाइन नहीं किया, वो नेक्स्ट मैच में आएंगे, याद रखिएगा। सैम बेलिंग्स आ गए और ये लाहौर का एडवांटेज है, बट आई थिंक इस्लामाबाद की पास वो फायर पावर है कि वो लाहौर को हरा सकते हैं। इसका मतलब ये लाहौर एंड इस्लामाबाद। इसका मतलब ये है कि आप मुझे कल केक खिला रहे थे। आपने आज खिलाया मुझे, कल कराची के लाइव मैच में बोला मैंने प्रोड्यूसर केक साहब मैं ऐसे ही खिला दूंगा आपको। प्रोड्यूसर साहब ये मुझे केक खिला रहे हैं कल। आप इतने फिट हैं, इतने दौड़ लगाते हैं, केक कैलोरीज चीट डे ना करें, छोड़ें। केक खा के फिर भागने चले जाएंगे क्या हो गया? एक्स्ट्रा भागेंगे मुझे नहीं लगता है। आपको भी भगाएंगे अपने साथ। ये और मुश्किल टास्क दे दिया आपने क्या मुझे, प्रेडिक्शन देखिए करना शो में तो आसान है। भगा रहे हैं आपको इसे ट्रेनिंग में भी भगाएंगे। नहीं मजा आ रहा है शो का और आप भी फीडबैक देते रहे। प्रेडिक्शन जनाब आपके सामने आ गई, लाहौर पे गए तनवीर, मेरी इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ है, बट एक बात से हम दोनों एग्री हैं कि जबरदस्त मैच होने वाला है क्योंकि दोनों टीमें इन फॉर्म में। पुराने में ब्रेक शामिल से वापस आकर मजीद कुछ बात करेंगे और स्पेशली मैं पेशावर की बॉलिंग पे जरूर बात करना चाहूंगा तनवीर से कि क्या चेंजेस उनको करनी चाहिए। शॉर्ट ब्रेक के बाद मिलते हैं। पुरान रिप्ले में खुशामदीद और अब बात करते हैं जनाब पेशावर ज़ल्मी के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि 5 में से 2 मैच जीते हैं, 3 हारे हैं, 4 पॉइंट्स हैं और अगला मैच जो 1 मार्च को है पिंडी में वो कराची के साथ मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। लेकिन पेशावर की बॉलिंग की अगर हम बात करें तनवीर, आप इसमें ऐड करना चाहते हो कि मुजीब भी आए हुए हैं, इसी तरह अगर हम देखें तो हारिस सोहेल, दानिश अजीज़, दो उनके पास लेफ्ट आर्म मिड ऑर्डर बैट्समैन मौजूद हैं, लेकिन बॉल एज वेल, क्योंकि बॉलिंग को कल 240 रन पड़ गए, डेफिनेटली कंसर्न तो है और यहाँ बहुत चेंजेस पेशावर करना चाहेगा, ये कर सकता है। आपकी क्या राय है, कैसे पेशावर इस मसले को हल करे? बिकॉज 240 एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन होगी कल उनके लिए। देखिए ओवरसीज़ प्लेयर्स जो हैं वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। राजा पाकसा की बात करते हैं, उन्होंने कल एक बेहतर बैटिंग उनकी नज़र आई। सिर्फ टॉम कैडमोर जो है वो हमें नज़र आ रहे हैं कि वाकई बहुत ज़बरदस्त किस्म की वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। नीशम की बात करें वो उस लेवल की नहीं कर रहे। रोवन पावल की बात करें वो वैसी परफॉर्मेंस नहीं कर रहे। ये धर रहे, ये दो जो आपके 2-3 जो ओवरसीज़ प्लेयर हैं ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे। ठीक है। लेकिन मुजीबुर रहमान हैं उनके पास। देखिए मुजीब का प्रॉब्लम जो मुझे एक नज़र आता है ना, क्योंकि इस पूरे टूर्नामेंट में जो कराची और मुल्तान का लास्ट मैच जो कल खेला गया था, जी इसके अलावा उसमें एक स्पिन नज़र आया, ब्रेक नज़र आया, उसके अलावा हमें कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। ठीक है। रात के मैच में आप देख लें राशिद खान को जिस तरीके से मार लगी, उससे पहले इमरान ताहिर जो है टॉप स्पिनर है, हर किसी की मार लगी, माद वसीम की लगी, सबकी मार लग रही, नवाज की लग रही है। ठीक है। तो हो इस वजह से शायद मुजीबुर रहमान को नहीं खिलाया जा रहा कि इनको बहुत ज़्यादा रन हो जाएंगे, इसी वजह से रोवन पावल को दोबारा चांस दिया जा रहा है या नीशम को दिया जा रहा है। लेकिन आपको फिर भी कहीं ना कहीं आप स्टेप लेने पड़ेंगे। जिस तरह हम देखते हैं आमिर जमाल इनके पास बड़ा अच्छा है, दानिश अजीज़ है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, स्पिन भी कर सकता है, हारिस सोहेल भी ज़ल्मी के पास है, वो एक बड़ा अच्छा यूजफुल क्रिकेटर है, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिन भी करते हैं। तो कुछ ना कुछ स्टेप तो लेने पड़ेंगे अगर आप यही सोचते रहेंगे, क्योंकि कितने 5 मैचेस हो गए, 5 पिंडी में खेलेगा पेशावर, 5 मैचेस हो गए और 5 मैचेस में ओवरसीज प्लेयर कैडमोर के अलावा किसी ने कोई इतनी इंप्रेसिव जो है वो नहीं दिखाई है। अब कुछ ना कुछ चेंजिंग्स इनको करनी पड़ेंगी, ये टीम मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा, डैरिन सैमी को, मोहम्मद अकरम को, बाबर आजम को, क्योंकि कुछ डिफरेंट। अच्छा मुजीब के बता कि पॉइंट में जरूर ऐड करूंगा, क्योंकि राशिद खान का रोल है मिड ऑर्डर ओवर्स में, लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ, अफगानिस्तान के लिए भी वो पावर प्ले में ओवर निकालते हैं, कम से कम 2। ही इज़ अ वेरी गुड पावर प्ले बॉलर स्पेशलिस्ट, जहाँ पे वो प्रेशर डालते हैं, रन भी निकालते हैं। तो
तो पावर प्ले में भी एक चीज़ वो डायमेंशन ऐड करेंगे। मिडिल ओवर्स में चूंकि पेशावर को नज़र आ रहा है कि एक ऐसा बॉलर चाहिए जो जैसे राशिद खान है, या जैसे अगर हम बात करते हैं तबरेज़ शमसी, शादाब खान इस्लामाबाद के लिए जो विकेट लेकर दे दे। जैसे आपको याद होगा शादाब खान ने हारिस को आउट किया था 2-3 गेंदों में फंसाकर, उसके बाद पूरा मैच तब्दील हो गया। एक ब्रेक थ्रू मैच तब्दील करता है, और कल पेशावर को ब्रेक थ्रू नहीं मिला जब शफीक और फ़खर जमान ने पावर रेटिंग शुरू की। देखिए ये इस तरह हो सकता है कि जिस तरह अभी नेक्स्ट मैच जो ज़ल्मी का कराची के खिलाफ मुल्तान अब कराची में हम जिस तरह जेम्स विंस की बात सुन रहे हैं कि शायद वो अगले मैच में ना हो, शायद नेशनल ड्यूटी पे जाएंगे, कहाँ चले गए, ये रिपोर्ट आ गई है। ये अभी अनऑफिशियल है, आई विल कंफर्म, मतलब सुनने में आ रहा है कि शायद वो ना हो। ठीक है। उसके साथ साथ जो मैथ्यू वेड है वो उनके साथ अटैक वो ओपनिंग करते हैं, फिर उसके बाद तैयब ताहिर जो है, जी ठीक है, तैयब ताहिर फर्स्ट टाइम आई थिंक मुजीबुर रहमान को खेलेंगे, हो सकता है शायद वो आउट हो जाए उनकी बॉल के ऊपर, जिस तरह वो मुजीब बॉलिंग भी करते, तेज़ करते, अंदर बड़ा ज़बरदस्त आता है, तो मुश्किलात डाल सकते हैं। मैथ्यू वेड की वो फॉर्म हमें नज़र नहीं आती, लगता है अभी कहीं आउट हो जाएंगे, जिस तरह विंस हमें नज़र आ रहे हैं वो वैसा नज़र नहीं हमें आ रहे, तो मुश्किलात हो सकती है। अरशद इकबाल बहुत ज़बरदस्त नया बॉल कर रहे हैं, जिस तरह मैंने बोला ना कि हमें ज़ल्मी को कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा, जिस तरह हम कराची की बात करते हैं, कोयटा की बात करते हैं, ज़ल्मी की बात करते हैं कि किसी ना किसी ऐसी बॉलिंग साइड स्पेशली परफॉर्म ऐसा करना पड़ेगा। जो टेबल का प्रेशर है अब चूँकि वो नज़र आएगा, 5 मैचेस हो गए हैं पेशावर के 4 पॉइंट्स हैं, कराची के 6 मैचेस हैं, अगर 7 मैच खेल के भी उनके 4 पॉइंट होंगे, पेशावर 6 खेल के 6 कर लेता है, तो फिर क्लियरली फिर वो रेस में आ गए, जो कि कोयटा अच्छा नहीं खेल रहा। तो 5 मैचों में 4 पॉइंट पेशावर के, कराची के 6 मैचों में 4 पॉइंट, तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अगर यहाँ कराची मैच जीत जाता है, बेशक उनका एक मैच ज़्यादा है, बट 6 पॉइंट उनके पास होंगे, एक मैच आगे होगा। अच्छा, दिस इज गोइंग टू बी द मैच जो कि शायद चौथी टीम का फैसला करेगा बड़ी हद तक। मे बी कि अभी बहुत टूर्नामेंट बाकी है, बट एक दूसरे के खिलाफ तो कम से कम मैच जीतना पड़ेगा। दिस इज गोइंग टू बी लुक लाइक एलिमिनेटर सॉर्ट ऑफ मैच। आप एग्री करते हैं? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, यहाँ अगर ज़ल्मी भी हारा तो बहुत मुश्किल है उठना। फिर देखिए ज़ल्मी हो गया, लाहौर हो गया, और ज़ल्मी हो गया, और कराची हो गया, और कोयटा हो गया। जी कोयटा को तो जरा आप साइड पे कर दें अभी, उनकी हाँ, फिलहाल तो बहुत बुरी स्थिति है। हाँ, ये कोयटा जरूर ये कर सकता है कि अपने चक्कर में दूसरों को खराब कर सकता है। हमें भी कराची को हरा दे, ज़ल्मी को हरा दे, ठीक है, वो अपने चक्कर में दूसरों को खराब कर सकता है। तो ये जो ज़ल्मी और कराची के जो मैचेस हैं, ये कोयटा की तरफ ना जाएं, ये आपस में खेल के जीते, या ज़ल्मी जीते या कराची जीते, अपने आप को जो है वो ऊपर लेके आए। अब जो वो है जो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो अब कराची का थोड़ा बहुत बेहतर नजर आ रहा है। अब ये पता नहीं कि आमिर अगले मैच में आते हैं या नहीं आते। मेरे ख्याल में जो अभी कराची की टीम की फॉर्म चल रही है या आए हैं, उनकी रिदम में आए, मैं नहीं समझता कि मोहम्मद आमिर को अभी मैच खिलाना चाहिए। मोहम्मद आमिर को मैच नहीं खिलाना चाहिए, मैं समझता हूँ अभी नहीं खिलाना चाहिए। उसकी वजह एक तो ये है कि अगर वो रिदम में आए हैं, उसके बावजूद भी कि वो उस दौरान इंजरी के बाद अभी तक कोई मैच नहीं खेले, प्रैक्टिस की है, डायरेक्ट मैच खेलेंगे। मैच का प्रेशर और उस प्रैक्टिस का इंजरी में जो प्रेशर होता है वो और होता है। ये ना हो कि कहीं वो क्लैप्स कर जाए फिर दोबारा, या रन्स पड़ जाए उनको बहुत ज्यादा। देखिए सर्किल में वो बॉल करेंगे, अगर सर्किल में उनकी मार लग गई तो एकदम से कराची के ऊपर प्रेशर आ जाएगा। ठीक है ना? तो मेरे ख्याल में जब टीम जीती होती है उसको किसी आखिर में सोशल मीडिया पे एक बड़ी बहस चल रही है। मैंने सरप्राइज फुल टॉस या बाउंसर कराने वालों तनवीर को, भाई ये शोएब अख्तर का जो मामला था उस पर रमीज़ राजा ने कहा जी ब्रांड क्या बात करते हो, पहले आप इंसान तो बन जाएं और पहले आप खुद तो बता दें कि आप कितने बड़े ब्रांड रहे हैं, या कोई बात जो भी बात है। अब आप ही फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं, कुछ लोग भाई इसको पसंद कर रहे हैं कि रमीज़ राजा ने क्लास ले ली शोएब अख्तर की, कोई कह रहा है भाई आपस में क्यों लड़ रहे हैं आप लोग। सो रमीज़ तनवीर आप ही क्या राय है? रमीज़ राजा ने तो कहा जी बाबर आजम हमारा ब्रांड है और हम खुद ऐसे ब्रांड को ख़राब करते हैं जब उसके खिलाफ इस तरह की बातें करते हैं कि इंग्लिश नहीं आती है या ये है। तो वो इसकी गेम पे बात करो, गेम पे आपका भी हक है, मेरा भी हक है, किसी का, लेकिन इंग्लिश खेलना, इंग्लिश बोलना एक आर्ट, एक एडेड एडवांटेज जरूर है, पर वो बाबर की जॉब नहीं है। बाबर ना बोले, मैंने देखा, बल्कि ये मैं आप बता देता हूँ, शोएब अख्तर को मेरा जवाब भी, राफेल नडाल, रॉजर फेडरर या जितने स्पेनिश प्लेयर होते हैं या जितने ये सब हैं, ये अपनी ज़बान में बात करते हैं। भाई मुझे तो याद है फ्रांस 98 हुआ था, फ्रांस का हर खिलाड़ी फ्रेंच में बात करता था, उसने कभी इंग्लिश में बात नहीं की। जी सर। देखिए मैं मैसी भी नहीं बोलते। देखिए मैं जिस तरह आपने शोएब अख्तर की बात की, या हमने और भी बहुत से प्लेयर्स देखे कि ये दूसरों को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं कि यूँ कर लो वो कर लो,
लेकिन हमने बहुत सी चीज़ें इनकी भी देखी हैं मीडिया में, किस किस्म की आपने बातें की, वो इतनी वायरल हुई, वो पाकिस्तान के कितने लोगों को बुरा भी लगा कि भाई आप किस किस्म की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद जब भी शोज़ में बैठते थे अपने घुटने से निकलते ही नहीं वो, हर दफ़ा मेरा घुटना ये था, मेरा घुटना वो था, मैं यूँ था, मैं वो था, मैंने टीके लगाए, मैंने फलाने लगाए। अब ये लोग भी ये चीज़ें भी आपकी लोग बर्दाश्त करते रहे, ठीक है, बहुत सी बातें हैं। लेकिन बात ये है कि अगर आप किसी यंगस्टर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप उसकी बेइज्जती करके मत समझाएं, आप उसको समझाएं कि जी बाबर आजम साहब आप पाकिस्तान का ब्रांड है, ठीक है, हम चाहते हैं कि आप और ऊपर जाएं, हम चाहते हैं कि आप अपनी लैंग्वेज अच्छा, बाद में ट्वीट किया क्विकली, वो बोलते हैं जी मेरे बयान को सियाक को सबाक से हट के पेश किया गया। आपको ट्वीट करने से कोई फायदा नहीं है। आपकी वीडियोज हैं, जिस तरह आपने बात की, वो कोई और नहीं बात कर रहा, वो आप ही बात कर रहे हैं, ठीक है। आप ये बात करें कि भाई रमीज राजा ने ठीक कहा, रमीज राजा इंसान तो बन जाए। नहीं, रमीज राजा भी एक हद तक गलत है ना, उनको भी इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए। मसला ये है, एक तरफ रमीज राजा खुद कहते हैं कि हमारे प्लेयर आपस में एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, तो अगर आपने ये बात की तो आपने भी गलत बात की। मैं एक चीज़ अपने क्रिकेटर्स को और बता दूं कि देखें, मीडिया में क्रिकेटर्स को बड़े तरीके से सोच समझ के चलना पड़ता है। उसकी वजह ये है कि लोग बड़े खुश होते हैं कि आपस में प्लेयर्स लड़ रहे होते हैं ना, वो बहुत खुश। अच्छा, शेर ने कामरान के ऊपर जो बात की, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, वो भी गलत की कि स्क्रीन नहीं होती, स्क्रीन होती है, ये भी गलत है। अगर आप शोएब अख्तर साहब, अगर आप दूसरों को समझा रहे हैं तो ये जो आपने कामरान अकमल के साथ किया, क्या ये आपने सही किया? ये ब्रांड में आता है? नहीं, गलत किया ना। मेरे ख्याल में मैं ये समझता हूं कि अगर कामरान अकमल की जगह मैं होता ना तो शायद मैं रिप्लाई भी कर देता शोएब अख्तर को, ठीक है ना, कि ये आप किस किस्म की बात करें। वो तो शायद मेरे ख्याल है थोड़ा शरीफ सा बंदा लग रहा था, इस वजह से वो यूं करके बैठ गया, ठीक है। मैं शायद इस तरह नहीं बैठता। तो बात ये है कि आप अपने यंगस्टर्स को नहीं, मैं जाहिर पता रिप्लाई देता ना, मेरी नेचर नहीं है किसी के नीचे दब के रहने की, मेरी आदत ही नहीं है। बिला वजह कोई आके इस तरह कह रहा भाई आप कौन है, आप क्यों इसके से बात कर रहे हैं मेरे साथ। तो ये चीज़ें इनको खुद देखने की ज़रूरत है, और पास सबको पता है कौन क्या था, कौन क्या नहीं था, ठीक है। टाइमली सारे लोग अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। अगर आप एज अ सीनियर हो के दबाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो मैं समझता हूँ हमारे मुल्क में किसी को बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि बाबर आजम इतना बड़ा ब्रांड बनता जा रहा है, बाबर आजम की पूरी दुनिया में वैल्यू बनती जा रही है, ठीक है ना। ये मैं गारंटी से मैं लिख के दे देता हूँ, आपको लिख के दूँ, किसी क्रिकेटर को ये बर्दाश्त नहीं है, ये इतना बड़ा नाम क्यों बनता है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर, आपकी ओपिनियन आ गई और प्रोग्राम का वक्त भी खत्म पर। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आएगा, हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा डिजिटल पे। और कल के मैच पर, कल तो ऐसे ब्रेक है, लेकिन आज जो बड़ा ज़बरदस्त मैच है इस्लामाबाद और लाहौर का, इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। कल हमें 5:05 पर फिर आप डॉन न्यूज़ पे ज्वाइन कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।